अच्छा, तो हम लोग तो अभी देख रहे थे भाई ड्राइवर डॉट क्या फाइंड एलिमेंट्स, और उसमें एक बात आप लोगों को सबको समझ में आ रही थी कि इसमें मेन रोल है किसका, एक्सपाथ का, क्योंकि उसी के सहारे आपको लिस्ट मिलनी। इसलिए आप जितना अच्छा एक्सपाथ जानते हो, जितना अच्छे ढंग से एक्सपाथ बना सकते हो, उतने ही बढ़िया ढंग से आप क्या कर सकते हो, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स वाले कंसेप्ट को यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि उसी के बेसिस पे सब कुछ होना है। तो ये कोड तो फिक्स है, कॉल करोगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, एक्सपाथ दोगे, चाहे जो भी केस हो, चाहे जो सिनेरियो हो, तरीका यही होगा कि क्या करना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स एक्सपाथ देना और मिल जाएगी क्या, लिस्ट। इसके बाद क्या कर रहे थे, लिस्ट की साइज निकाल रहे थे, लूप लगा रहे थे, लिस्ट में से एक एक करके वेब एलिमेंट निकाल के जो करना है कर रहे थे। चाहे जो सिनेरियो करोगे यही काम करोगे, बस हर सिनेरियो में फर्क कहाँ होगा, एक्सपाथ का। उसी एक्सपाथ के सहारे वो तुम्हें लिस्ट वेब एलिमेंट मिलने वाली है। तो मैटर वही करता है कि आप अपना एक्सपाथ कैसे देते हो। चलो तो अब हम देखते हैं, तो हम देख रहे थे एक्सपाथ, है ना। अब ये तो तुम्हें पता है, पहली बात तो ये देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से, एक्सपाथ। तो जानते हो आज जो हम ये जो वेब पेजेस होते हैं वो किस में बने होते हैं, HTML, है ना। HTML की क्वालिटी देखी होगी कि एंगुलर ब्रैकेट होते हैं ना, एंगुलर ब्रैकेट पे उसके अंदर टैग होता है, टैग पे शुरू होता है, टैग पे क्या होता है, खत्म होता है, और ये प्रोसेस तुमने हर जगह देखा है, हर पेज में। जानते हो ऐसे ही एक और लैंग्वेज होती है, XML बड़ी आसान सी, HTML जैसे देखो, XML भी कैसे होती है मालूम है, ऐसे ही ऐसे जैसे बताते हैं लोग XML यूज़ क्यों करते थे। XML यूज़ करते थे डेटा रखने के लिए, और ये चीज़ HTML से पहले आई थी। मान के चलो HTML से पहले ही दुनिया में क्या आ चुकी थी, XML। और XML आया था किस लिए, डेटा को रखने के लिए, कैसे डेटा को रखा जाए, कैसे डेटा को मैनेज किया जाए। जैसे मान लो हमें यहीं का डेटा रखना है, अब इसी में अगर अपने यहाँ बैच का ही डेटा रखना है, ऐसे ही डायरेक्ट रख लेंगे तो फिर समझने में क्या होगी, दिक्कत होगी। अगर हम सारी बैच का डेटा उठा के एक ही जगह रख दे तो हमें समझ में नहीं आएगा कौन किस बैच का है, कौन किस बैच का नहीं है। एक तो तरीका जानते हो तुम, एक्सेल, कि एक्सेल में कॉलम वॉलम बना के काम कर सकते हो, है ना। ऐसे ही देखो इसको कैसे इसमें करते हैं, XML में देखो कैसे रखते हैं। मान लो हमें एक रखना होगा, जैसे मान लो ऐसे रखेंगे, मान लो इंस्टीट्यूट क्या हो गया, स्टार्टिंग टैग हो गया, है ना, ये ठीक है, और ये क्या हो गया, एंडिंग टैग। ऐसे ही वो भी हुआ करते थे। फिर इंस्टीट्यूट में मान लो इसके पास नेम है, जैसे हमने लिख दिया नेम इक्वल्स टू क्या रख दिया, मान लो EVS। अब इंस्टीट्यूट के अंदर है क्या, कई बैचेस, तो लिख दिया जैसे मान लो क्या, बैच। तो बैच पे शुरू किया, और जैसे कई बैचेस हैं, मान लो ऐसे लगा दें बैचेस, तो चीज बैचेस पे स्टार्ट होगी तो बैचेस पे क्या होगी, खत्म भी होनी है, ठीक। अब बैचेस के अंदर क्या है, बैच है। अब जैसे मान लो इसमें एक है तुम्हारी एक और बैच, बैच पे स्टार्ट हुआ और फिर क्या हुआ, बैच पे खत्म हुआ, और फिर इसमें इसका नाम रख दिया, जैसे नेम इक्वल्स टू लिख दिया क्या, सिग्मा, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट्स हैं, नहीं ये एक बैच हो गई। अब इसके अंदर क्या हो गए, तुम्हारे स्टूडेंट्स हो गए। मान लो इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट टैग, या बैच के अंदर हो सकता है स्टूडेंट्स टैग हो। फिर इसके अंदर ये भी क्या हुआ, हाँ स्टूडेंट्स पे क्या हो गई, ये खत्म हो गया। फिर स्टूडेंट्स के अंदर क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे। फिर ऐसे बना दिया स्टूडेंट, फिर चलो यहीं इसी लाइन में आगे खत्म कर लेते हैं, स्टूडेंट, और फिर स्टूडेंट पे क्या कर दिया, अब फिर जैसे नाम दे दिया, जैसे नेम, मान लो किसी का नाम रवि है तो क्या लिख दिया, रवि। ऐसे कोई दूसरा बंदा है तो क्या लिख दिया, जैसे मान लो कोई और है उसका नाम रमेश है तो यहाँ क्या लिख देंगे,
ऐसे। तो अब अगर ऐसे देखो, ये डेटा रखने का एक तरीका भर था और कुछ नहीं। तो ऐसे अब देखो, ये बैच हो गई एक, अब जैसे इसमें और स्टूडेंट होंगे, फिर ऐसे क्या होगी, ये दूसरी बैच होगी, वो भी क्या होगी, बैच पे क्या होगी, वो खत्म होगी, क्लोज होगी, ऐसे। फिर इसके अंदर फिर स्टूडेंट, तो इस तरह से रहेगा तो डेटा थोड़ा समझ में आएगा ना। देख के जब एक्सएमएल एक बार पढ़ना और समझना सीख जाओगे तो समझ में आएगा कि अच्छा यार क्या है, इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के अंदर क्या है, बैचेस हैं, बैचेस के अंदर क्या है, बैच है, बैच के अंदर क्या है, स्टूडेंट्स हैं, ये इनके नाम है। तो बस एक तरीका इसको एक्सेल में रखने का भी था, लेकिन जब एक्सेल में रखोगे तो एक्सेल तो फ्री का है नहीं, एक्सेल तो क्या है, पेड टूल है। एक्सेल जो है, एक्सेल की कीमत आप पे करते हो तभी एक्सेल यूज़ करते हो। एक्सेल क्या है, ये पेड टूल है। यहाँ पे भी बना कर, यहाँ तो कॉलम वालम खाने वाने बने हुए हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी देखो, बिना कोई खाना वाना नहीं बना है, लेकिन लिखने का तरीका है, इससे समझ में आता है। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि उस बैच के दूसरे स्टूडेंट का नाम बताओ, तुम समझ जाओगे अच्छा इंस्टीट्यूट है, बैचेस हैं, इसके अंदर ये बैच है, ये सिग्मा है, और इसके दूसरे का नाम क्या है, रमेश। तो रखने का एक तरीका है ना, एक डिफाइंड वे बताया गया। और इन्होंने कहा कि कोई चीज़ जहाँ शुरू होती है तो कहीं उसे क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। कैसे पता चलेगा कि कौन सी बैच कहाँ तक है, कौन सी बैच कहाँ तक है। इसीलिए इन्होंने ये नियम बनाया कि एक टैग पे शुरू करेंगे, उसी टैग पे क्या करेंगे, एंड करेंगे, जिससे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है। जैसे जावा करता है, कर्ली ब्रेसेस पे शुरू करता है, कर्ली ब्रेसेस पे क्या करता है, एंड करता है। तुम्हें पता चलता है कि भैया मेथड की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है। तो ये क्या है, एक्सएमएल। एक्सएमएल था, बहुत पहले था। एचटीएमएल इंटरनेट आने से पहले भी एक्सएमएल था और कंप्यूटर वाले लोग यूज़ किया करते थे, ठीक है। अब इसी एक्सएमएल से डेटा निकालना, जैसे अब ये डेटा निकालना हो, इसी के लिए बनाया गया था क्या, एक्सपाथ। ऐसे तो आप जाके ढूंढो, लेकिन एक्सपाथ लिख दो, /student@name इक्वल टू क्या, रमेश, तो सीधे उसको क्या करता था, उसकी इंफॉर्मेशन उठा सकता था। या ऐसे दे दो स्टूडेंट्स और उसके अंदर फिर या स्टूडेंट और दूसरा क्या दे दो, इंडेक्स नंबर, दूसरे नंबर पे तुमको क्या मिल जाता था, रमेश। तो ऐसे डेटा उठाया जा सकता था। तो बेसिकली एक्सपाथ आया इसी पर्पज से था, एक्सएमएल से डेटा उठाने के लिए। इसीलिए एक्सपाथ का नाम का फुल फॉर्म क्या है, एक्सएमएल पाथ। वो एक्सएमएल से ही डेटा उठाने के लिए एक्सपाथ का इन्वेंशन हुआ था। बाद में जो एक्सएमएल का तरीका था, इसी को लोगों ने यूटिलाइज किया। जब इंटरनेट आया, ये हुआ कि एचटीएमएल बनाई जाए, तो एचटीएमएल में भी एक्सएमएल के ही कंसेप्ट को यूज़ किया गया। देखो एचटीएमएल भी तो ऐसी ही होती है भैया, देखो एचटीएमएल है, हेड है, बॉडी है ना, उसके अंदर और टैग है, उसके अंदर और है, उसी हिसाब से है ना। जैसे तुम्हारा एचटीएमएल दिखती है, वैसे तो ये भी दिख रहा है। तो इसी एक्सएमएल के कंसेप्ट को यूज़ करके बनाया गया क्या, एचटीएमएल। तो जो एक्सपाथ काम किया करता था एक्सएमएल में, वही काम करता है किसमें, एचटीएमएल। और लेकिन एक्सएमएल जो एक्सपाथ था वो एचटीएमएल के लिए नहीं बनाया गया था, बनाया किसके लिए गया था, एक्सएमएल के लिए। एक्सएमएल के कंसेप्ट को यूज करके कौन बना, एचटीएमएल। तो एक्सपाथ कंसेप्ट एचटीएमएल में भी काम करता है। एचटीएमएल के थ्रू हम एलिमेंट्स को ले सकते हैं, जो कि तुम यहाँ देख रहे हो। इसके पहले भी तुमने देखा, हमने निकाला है ना एक्सपाथ के सारे लोगों को। ये बात समझ में आई। अब जो एक्सपाथ होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक्सपाथ जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक है तुम्हारा कौन सा, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है क्या, रिलेटिव। अगर मान लो हमें ये रमेश है और मान लो इसके पास इनर टेक्स्ट है, या नेम रमेश है, मान लो लिख देते हैं, एज क्या है, मान लो 29, ठीक है। अगर हमें इसकी एज पता करनी हो, इसकी एज पता करनी हो तो एक्सपाथ कैसे दोगे, ऐसे दे सकते हो ना, $student@name इक्वल टू क्या, रमेश। इसके सहारे ये ढूंढ लेगा ना। तो यही जो एक्सपाथ बनाया गया है यही क्या है, रिलेटिव। यही क्या है, रिलेटिव।
लेकिन इसका एक्सपाथ बनाने का एक तरीका और है, जरा ध्यान से देखो। शुरू कहाँ से हो रहा है? इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट है, फिर क्या है? बैचेस है। अच्छा, इंस्टीट्यूट क्या है? पेरेंट है। बैचेस क्या है? चाइल्ड है। ये बताया गया है ना आपको। वो इंस्टीट्यूट पे स्टार्ट हुआ और इंस्टीट्यूट पे क्या हुआ? खत्म हुआ। उसके अंदर है ना बैचेस, तो बैचेस क्या है? चाइल्ड है। और इंस्टीट्यूट क्या है? पेरेंट है। अब बैचेस के अंदर जरा आ जाओ भाई। बैचेस है तो बैच किसका चाइल्ड है? बैचेस का। स्टूडेंट्स किसका चाइल्ड है? बैच का। और स्टूडेंट किसका चाइल्ड है? स्टूडेंट्स का, है ना। तो ये जो रिलेशन है, तो ये पेरेंट है, ये उसका चाइल्ड है, ये जो है इसका चाइल्ड है, ये जो है इसका चाइल्ड है। अब देखो इसका एक्सपाथ और कैसे बन सकता है, देखो ध्यान से। ये ऊपर ही बना रहे हैं, लिखो स्लैश इंस्टीट्यूट, है ना, स्लैश उसका चाइल्ड। देखो अब एक्स पाथ में कोई किसी का पेरेंट और चाइल्ड हो तो उसके लिए रिलेशन क्या होता है? स्लैश। तो लिख दें स्लैश और लिख दें क्या? बैच। सॉरी, हाँ, बैचेस स्लैश, हाँ, स्लैश बैच। अब दो बैचेस के अंदर भी कितनी बैच हैं? दो। तो हमें पहली चाहिए कि दूसरी? पहली। तो पहली चाहिए तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो फिर यहाँ लिख दो क्या? 1। अब इस बैच 1 के अंदर क्या है? स्टूडेंट्स है, तो क्या हो गया? स्टूडेंट्स। उसके अंदर दूसरा स्टूडेंट कहाँ है? दूसरा। अब फिर इसके अंदर क्या है? स्टूडेंट है। मेरा काम वाला कौन सा है? दूसरा है, तो लिखें स्टूडेंट। और फिर ये भी एक्सपाथ काम करेगा। जिसका नेम रमेश है उसके लिए चाहो तो ये एक्सपाथ भी यूज कर सकते हो, और ये दो के दोनों काम करेंगे। ये एक्सपाथ जो ऐसे दिया गया डबल स्लैश करके, टैग नेम @एट्रीब्यूट नेम और वैल्यू, इसको बोला गया क्या? रिलेटिव एक्सपाथ। और ये जो एक्सपाथ बनाया गया जिसमें उसका पूरा पता स्टार्टिंग से लेके एंड तक दिया गया कहाँ वो है, उसी को क्या बोला गया? एब्सोल्यूट एक्सपाथ। यही तुम्हारा एब्सोल्यूट है और ये जो है तुम्हारा क्या है? रिलेटिव। बात समझ में आई? yes, sir. यही एक्सपाथ कहते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं रिलेटिव एक्सपाथ। एक्सपाथ बताओ। अच्छा, दोनों में अच्छा कौन लगा? रिलेटिव। ये थोड़ा छोटा लग रहा है पहली क्वालिटी, और वो थोड़ा क्या है? जल्दी है, बड़ा है ना। yes. एक उसकी कमी ये दिख रही होगी कि ये क्या है? बड़ा है। और दूसरी सबसे बड़ी कमी जानते हो क्या? मान लो यहां हम एक स्टूडेंट और जोड़ देते हैं, उसका नाम मान लो रख देते हैं तो अब बताओ हमें ध्यान से देख के, क्या ये वाला एक्सपाथ काम करेगा? नहीं। ये वाला करेगा। ये तो ढूंढ रहा है ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है? स्टूडेंट है और नेम क्या है? रमेश है। ये तो ढूंढ रहा है भाई, दूसरे नंबर पे हो चाहे तीसरे नंबर पे, ये दूसरे की बात कहाँ कर रहा? ये तो कह रहा भैया उसको ढूंढो जिसका टैग क्या हो? स्टूडेंट हो और नेम क्या हो? रमेश। ये तो काम करेगा अब भी, लेकिन ये काम नहीं करेगा। ये काम करेगा लेकिन डेटा रमेश का उठा के नहीं लाएगा। देखो दूसरे नंबर पे कौन है? अब रवि है ना। हाँ, तो जरा सा भी चेंज हुआ तो ये काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। लेकिन ये चेंज होने के बावजूद भी ये काम करता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट एक्सपाथ। और इसी को बोलते हैं क्या? रिलेटिव। एब्सोल्यूट एक्सपाथ अच्छा नहीं होता, दो रीजन है। पहला लेंदी है, और दूसरा इसके साथ जो वर्ड जो कमियां हैं दो, एक क्या है टाइम कि एक तरह से कह सकते हो लेंदी है, या एक वर्ड और यूज कर सकते हो इसको, क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है ना। yes, sir. और तीसरी सबसे बड़ी बात है, इसकी सबसे बड़ी बुराई अनस्टेबल है। मतलब जरा सा भी कुछ, जैसे ताश के पत्तों की तरह सब जोड़ जोड़ के बना हुआ है, एक भी पत्ता खींचे तो सारा क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। जहां काम करना था वहां काम नहीं करेगा, कहीं और ही काम करेगा। ये इसकी सबसे बड़ी क्या है? कमी है। इसी वजह से इसको हम लोग यूज नहीं करते। अब अपने यहाँ देखते हैं कि कहाँ है एब्सोल्यूट एक्सपाथ, कैसा होता है। चलो देखते हैं। एक काम करते हैं,
ये पेज खुला है, इसी की बात करते हैं। मान लो ये डाउनलोड ऐप करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें राइट क्लिक करते हैं और क्या करते हैं, इंस्पेक्ट। यही है ना, राइट क्लिक करो, कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, उसी को फुल एक्सपाथ भी बोलते हैं। फुल बाय एब्सोल्यूट देख रहे, पूरा पता लिखा है ना, कहाँ से आया है, कहाँ पहुंचा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फुल एक्सपाथ भी बोलते हैं। तो यही कॉपी फुल एक्सपाथ करो और जरा इसको नोटपैड पे कहीं कॉपी करके देखते हैं, देखिए क्या वैल्यू आई। ये है इसका एब्सोल्यूट एक्सपाथ, ये इसका क्या है, एब्सोल्यूट एक्सपाथ है। देखो ये काम, ये भी बढ़िया से काम करेगा। देखो कैसे काम करेगा, पहले ये देखो, सबसे पहले क्या पढ़ेगा ये जब लिखोगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में, अगर कभी इसको यूज करके देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखो वाई डॉट क्या एक्सपाथ, और लिखो किसको, ये एक्सपाथ, ये भी काम करेगा। और ये जो स्टार्ट कौन सा बटन थी, ये डाउनलोड ऐप काम कर जाएगा। ये भी चाहो तो करके देख लो। यहाँ पे देखो, हाईलाइट करा के देखो, कंट्रोल F करो, यही जो एक्सपाथ आया है इसे क्या करो, कॉपी करो और क्या करो, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर्सर ले जाओ, सही लाइन पे आया है कि नहीं आया, ये भी काम करेगा। लेकिन अब अच्छा ये देखते हैं काम कैसे कर रहा है, जरा पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखो कैसे काम कर रहा है। क्या पहले क्या पढ़ेगा ये /HTML, तो जानते हो क्या करेगा, यहाँ से पढ़ेगा ये ऊपर से। सबसे पहले कौन है, HTML है, इसके बाद तो HTML में पहुंचेगा। अगली लाइन क्या पढ़ेगा, बॉडी स्लैश। अब देखो स्लैश का मतलब चाइल्ड, तो चाइल्ड को ढूंढना है और उसका टैग क्या होना चाहिए, बॉडी। तो तुम देख रहे हो HTML के पास दो चाइल्ड हैं, हेड और बॉडी, जाएगा कहाँ, बॉडी में, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, /section1। तो देखो इस बॉडी के 3 चाइल्ड हैं, एक डिव, ये डिव और ये सेक्शन। देखो बॉडी के कितने चाइल्ड हैं, 3 है, डिव सेक्शन है ना, और ये पहला सेक्शन है ना भाई, डिव के बॉडी के अंदर ये पहला सेक्शन है ना, इसलिए देखो यहाँ क्या लिखा गया, सेक्शन 1। कैसे काम कर रहा है, फिर सेक्शन 1 पे पहुंचेगा। फिर सेक्शन 1 के अंदर क्या लिखा है, आर्टिकल। तो देखो सेक्शन के अंदर आर्टिकल भी होगा, सेक्शन के अंदर क्या है, आर्टिकल, इसके पास पहुंचेगा। आर्टिकल के बाद क्या पढ़ेगा, डिव 2। आर्टिकल के अंदर देखो ये पहला डिव है, ये नहीं है, दूसरा, तो यहाँ पहुंच जाएगा। डिव 2 के अंदर फिर क्या है, डिव 2 के अंदर दोबारा क्या है, डिव 2। तो ध्यान से देखो इस डिव के अंदर भी डिव होंगे। अब इस डिव के अंदर भी देखो 2 डिव है, तुम्हारा दूसरे डिव मतलब कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। और डिव के अंदर फिर क्या है, ए है, तो यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। समझ रहे हो मेरी बात, कैसे काम कर रहा है ये भी पढ़ता जाएगा। और स्लैश का मतलब चाइल्ड जानता है, अंदर जाता है, इसको बोलते हैं क्या करना, ट्रेवर्स करना। ट्रेवर्स करते हुए अंदर जाके एलिमेंट को क्या कर लेगा, ढूंढ लेगा। अगर इसको भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में डाल के देखो चलेगा, क्लिक कराओ करेगा। अब देखो यही एक्सपाथ अगर हम उसमें लिखें, रिलेटिव एक्सपाथ में, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे एट्रीब्यूट्स क्या क्या है इसके पास, भाई बताओ। क्लास है, आईडी है ना, आईडी है ना, आईडी की वैल्यू क्या है, डाउनलोड 2 है ना, तो बस लिख दें /, क्या टैग था उसका, ए @id = डाउनलोड। तो ये भी वही काम कर रहा है। और ये दोनों एक्सपाथ सही हैं, दोनों काम करेंगे। अगर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में इसको काम यूज करोगे तो भी चलेगा, और इसको यूज करोगे तो भी चलेगा। ये एक्सपाथ जो हमने लिखा ये रिलेटिव है, ये जो लिखा क्या है, एब्सोल्यूट है। ये देख रहे हो लेंदी है, बड़ा है पहली चीज़ तो। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी कमी है कि मान लो कल को डेवलपर, ध्यान से समझना, ये दूसरे डिव के अंदर है ना, दूसरे डिव के अंदर है ना, मान लो डेवलपर इस डिव के अंदर एक डिव और डाल देता,
तब तो ये दूसरा नहीं रह गया, क्या हो गया, तीसरा हो गया ना। लेकिन तुम्हारा तो एक्सपाथ क्या लिखा है, div2, तो ये सही से काम करेगा, नहीं करेगा। जहां हम चाह रहे हैं वहां काम नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब अगर एप्लीकेशन में छोटा सा भी कोई चेंज आया तो तुम्हारा एब्सोल्यूट एक्सपाथ काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। मान लो सेक्शन लिखा है ना, सेक्शन 1, मान लो डेवलपर ने एक सेक्शन और जोड़ दिया, तब भाई तब तो ये सेक्शन 1 में नहीं रह गया, कहाँ हो जाएगा, सेक्शन 2 का पार्ट हो गया। और यहाँ लिखा है सेक्शन क्या 1, तो क्या ये काम करेगा, नहीं करेगा। हेलो, हम नहीं जाएंगे, जाओ छोड़ दो, हम नहीं जाओ, ठीक है। तो इसलिए ये उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। ये बहुत ज़्यादा क्या है, अनस्टेबल है, या एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या है, फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल मतलब जो चीज़ टूट जाए, जैसे कांच के सामान क्या होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, कि गिरते ही क्या हो जाते हैं, जरा सा भी कुछ हुआ तो टूट गए ना। तो वैसे ये एक्सपाथ भी क्या है, फ्रेजाइल है। जरा सा भी चेंज होगा एप्लीकेशन में, ये काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। लेकिन इसकी तरफ सोचो, इसको ये देखो, ये जो रिलेटिव एक्सपाथ है क्या किसी सेक्शन की बात कर रहा है, नहीं। इसको सेक्शन डिव किसी से कोई मतलब ही नहीं है। बस उसे इतना मतलब है डबल स्लैश है कि पूरे पेज में कितने लिंक हैं, और उन लिंक में ऐसा कौन है जिसकी आईडी क्या है, डाउनलोड 2 है। अब सेक्शन 1 है कि 5 हैं, डिव 2 हैं कि 10 हैं, इसको कोई लेना देना उससे नहीं है, ये काम करेगा। तो अगर कुछ भी थोड़ा बहुत डेवलपर क्या कर देता है, चेंज कर देता है, कुछ नया जोड़ देता है, कुछ हटा देता है, उससे इस एक्सपाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये एक्सपाथ तब भी काम करेगा। इसीलिए हम लोग इसी को यूज करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव एक्सपाथ। हाँ, बता रहे हैं। तो ये बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब एक छोटी सी बात और समझो, जैसे एक और एग्जांपल देखो रिलेटिव और एब्सोल्यूट एक्सपाथ का। जैसे मान लो तुमने हमसे शुरू में कॉल किया, पूछा सर बताओ इंस्टीट्यूट का, तो हम तुमसे पूछे भाई तुम रहते कहाँ, तो तुमने बता दिया सर कि हम भदोही रहते हैं फलाने जगह। तो हम तुमको ऐसे दो तरीके हैं पता बताने के। एक हम ये कहें तुमसे कि एक काम करो, अच्छा अपने घर से बाहर निकलो, वहाँ से निकलना, वहाँ से 2 रोड होंगी, उस रोड एक रोड से राइट लेना, राइट लेने के बाद 1 किलोमीटर जाना, चौराहा आएगा, वहाँ से क्या लेना, लेफ्ट लेना, लेफ्ट लेने के बाद आगे आओगे 3 चौराहे और आएंगे, फिर वहाँ से क्या लेना, राइट लेना, फिर सीधे चले आना, बीच में 4 चौराहे और पड़ेंगे, कहीं से मत घूमना, फिर वहाँ से लेफ्ट लेना, फिर यहाँ आना, फिर यहाँ पहुँच जाओगे। तो इस अगर ये पता बताएं तो क्या उससे तुम यहाँ नहीं पहुँच सकते, पहुँच जाओगे। लेकिन उस पता में समस्या ये है कि कल को गवर्नमेंट ने अगर एक आध चौराहा बढ़ा दिया या घटा दिया, तो तुम्हें जो टर्न लेना था कहीं और से तुम ले लोगे कहीं और से, फिर ढूंढते रह जाओगे, लेकिन इस जगह पहुंच नहीं पाओगे। तो वही जो रास्ता तुमको हमने बताया वो क्या था, एब्सोल्यूट पाथ, वो बेकार है। हमने तुमको क्या बताया, हम ये समझ जाते तुम्हारा घर कहाँ है क्या, हम कहते हैं भैया जगह है मोड़ और पुलिस चौकी के सामने। हमने 2 एट्रीब्यूट तुमको बता दिए। अब तुमको चाहे 4 चौराहा पड़े बीच में, चाहे 10 चौराहा पड़े, तुमको तुम्हारा टारगेट क्या है, हमें मोड़ जाना है, वहाँ पुलिस चौकी के ठीक सामने हमको पहुँच जाना है। तो जो ये रास्ता तुमको पता बताया गया कि मोड़ पुलिस चौकी के सामने, ये क्या है, ये है रिलेटिव। यहाँ ये मैटर नहीं करता कि बीच में 4 रेड लाइट्स पड़ती हैं या 4 चौराहे पड़ते हैं कि 3 पड़ते हैं। तुम कहते हो भैया चौराहे मत बताओ, हम पहुँच जाएंगे, बस बताओ कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो वही क्या है, रिलेटिव है, और वही क्या है, एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट एक्सपाथ बेकार है कि नहीं? yes. इसीलिए एब्सोल्यूट एक्सपाथ हम लोग यूज नहीं करते। इंटरव्यू में पूछते भी हैं कि एक्सपाथ कितने टाइप के होते हैं, तो हमेशा बताओगे क्या, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। वो ये भी पूछते हैं तुम कौन सा यूज़ करते हो, तो तुम कहना, या जब पूछे कि एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बताओ, और फिर कहो वी ऑलवेज यूज रिलेटिव एक्सपाथ but because absolute एक्सपाथ इज वेरी अनस्टेबल एंड फ्रेजाइल। वो बहुत ज़्यादा क्या है, अनस्टेबल है, फ्रेजाइल है, क्योंकि फिर ये भी बोलोगे बिकॉज इफ देयर विल बी एनी स्मॉल चेंजेस इन HTML then absolute XPath will be changed and that will not work for us. That's why we use absolute XPath relative XPath, क्योंकि relative XPath को स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, बस उसको इतने से मतलब है कि वो एलिमेंट का टैग कहाँ है, उसका एट्रीब्यूट क्या है, वो पूरे पेज में ढूंढ लेगा। ये बताने की जरूरत नहीं है उसको कि दूसरे सेक्शन में जाओ, दूसरे डिव में जाओ, 5वें डिव में जाओ, ये सब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। क्लियर है ये बात? yes. क्या करें, हाँ बात करोगे फास्ट, तो नो डाउट ये फास्ट है। एब्सोल्यूट एक्सपाथ जो है वो क्या है, फास्ट है।
नो डाउट फास्ट है, लेकिन फास्ट तो है, वही तो कह रहे हैं। तुमको हम ऐसे बता दें कि यहाँ दूसरा चौराहा तीसरा चौराहा ऐसे ऐसे पहुँचो तो जल्दी पहुँच जाओगे ना। हाँ सर, किसी और अगर हम तुमको ये बताएं कि नहीं भैया मोड़ है, पुलिस चौकी के सामने है, तो तुम क्या करोगे? भैया कहाँ भदोही पहुँचोगे तो पूछोगे किसी से, भैया मोड़ का रास्ता किधर जाता है, फिर वहाँ से पूछोगे बाजार कहाँ, तो तुम्हें समय तो लगेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, लेकिन चौराहे घटने बढ़ने से तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नो डाउट जो एब्सोल्यूट एक्स पाथ क्या है, वो फास्ट है। भाई रिलेटिव वाले को तो पूरे पेज में ढूंढना पड़ता है ना कि ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है, ए है, उसमें से ऐसा कौन है जिसकी आईडी क्या है, ये है, जबकि इसको कुछ नहीं करना। ये कूद के पहुंचा एचटीएमएल में, एचटीएमएल से पहुंचा कहाँ, बॉडी में, बॉडी से पहुंचा सेक्शन 1 में, वहाँ तुरंत पहुंच गया। इसको सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 टैग से मतलब है, बाकियों से मतलब नहीं है। और इसको तो पूरे पेज में जितने हैं सबसे मतलब है भाई, सब में देखेगा किसका किसका टैग पहले ये है, फिर छांटेगा, फिर देखेगा किसका नेम ये है। इसलिए ये एक्स पाथ क्या है, ये फास्ट तो होता है लेकिन ये अच्छा नहीं होता। फिर फास्ट और स्लो में अंतर कितने का आएगा मालूम है? मिली सेकेंड में अंतर है। कंप्यूटर जब चलता है तब उसको थोड़ी ना कि जैसे हमको तुमको भले फर्क पड़ सकता है कि यार किसी से पूछने में टाइम लग गया, ये हो गया, इसको तो मिली सेकंड से फर्क आएगा। तो वो टाइम हमारे लिए क्या है, निग्लिजिबल। हम टाइम, क्योंकि देखो हम टाइम से ज़्यादा, तुम सोचो 1 मिली सेकंड का टाइम बचा रहे हो ढूंढने में, लेकिन जब ये क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन चेंज हो जाएगा, हल्का सा भी कुछ चेंज होगा, ये काम नहीं करेगा, तो पहले तुम्हारी सेकंड फेल होगी, फिर देखोगे फेल कहाँ हो रही है, एक्सेप्शन कहाँ आ रहा है, फिर उसको पकड़ोगे, फिर एप्लीकेशन खोलोगे, फिर जाके उसका एक्स पाथ देखोगे, मिलाओगे, सब कुछ करोगे, आधा घंटा तुम्हारा चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यस सर। है तो यहाँ पता चला मिली सेकंड बचाने के चक्कर में जब दिक्कत आएगी तो कितना टाइम खा जाएगा ये? आधे घंटे खा जाएगा। इसीलिए हम लोग हमेशा क्या यूज़ करते हैं, रिलेटिव एक्स पाथ। फास्ट होता है एब्सोल्यूट एक्स पाथ, नो डाउट। अगर कोई पूछेगा क्यों होता है फास्ट तो बताना भाई एब्सोल्यूट एक्स पाथ में सीधे सीधे टैग्स मेंशन होते हैं, कहाँ जाना है, तो डायरेक्ट उन्हीं से मतलब रखता है बस। लेकिन जब तुम किसकी बात करते हो, रिलेटिव की करते हो, तो वो क्या करता है, उसको तो भाई पूरे पेज में ढूंढना पड़ता है, इसलिए टाइम थोड़ा सा वो क्या लेता है, ज़्यादा लेता है। लेकिन फिर कहना कि बट ये टाइम क्या होता है, निग्लिजिबल, इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं। क्लियर है ये? तो अब रिलेटिव पता चला और एब्सोल्यूट पता चला, और यूज क्या करना है, रिलेटिव। तो और ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के लिए कौन यूज होता है, स्लैश। इसका यूज हमने लास्ट क्लास में भी किया था ना जी। हमने इसका यूज क्या किया था, लास्ट क्लास में भी किया था, पहचानने के लिए। अब आते हैं अपनी असली प्रॉब्लम पे। जैसे हाँ बोलो, कैसी किसके अगर एब्सोल्यूट की डिफिनेशन तो कह दो कि ऐसे बता दो कि एनी एक्स पाथ वेयर वी आर प्रोवाइडिंग टैग्स of all the tags from start to end related to that element, तो वो क्या है, एब्सोल्यूट है। और एक चीज़ ये भी याद रखना हमेशा, पहली बात तो तुमको डिफिनेशन पे फोकस नहीं करना भाई। देखो सीधी सी बात है, जो वर्क करता है उसके पास डिफिनेशन याद करने की फुर्सत नहीं है, तो हम डिफिनेशन नहीं बताते, हम बस जो जानते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। और हमसे जितनी बार पूछोगे, हर बार हम जो बताएंगे उसमें थोड़ा सा क्या पाओगे, अंतर पाओगे, क्योंकि हम याद करके थोड़ी नहीं बता रहे, हम तो उस समय सोच रहे हैं तो बता रहे हैं। अगर हमसे 10 बार लिखने को कहोगे, हम 10 बार अगर हमसे पूछोगे 10 बार बताएंगे, तो अंग्रेजी के अक्षर कुछ इधर से उधर होंगे, शायद कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी क्या हो, कुछ इसमें यूज किया है, कुछ इसमें न, उस समय जो दिमाग में आए, बट हाँ मेरे दिमाग में चल रहा है कि होता क्या है। ठीक है, तो चलो ये क्या हुआ आपका रिलेटिव एक्स पाथ। अब अच्छा कुछ किसी एलिमेंट को और है, मान लो अच्छा क्या कर रहे हो, एब्सोल्यूट नहीं यूज होता। लिखते हैं
चलो किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, पिछली बार हमने किसको किया था? इसी सर्च को किया था क्या? चलो अच्छा, फिर से आइडेंटिफाई करते हैं। ये सर्च, तो हमने कहा था हमेशा क्या यूज़ करना है तुम्हें? जिस एलिमेंट पे काम करना है, अगर मान लो ऐसे इसके पास तो दिख रहा है क्लास है, मान लो इसकी क्लास बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो मतलब क्या है? अनस्टेबल है। तो यूज करोगे क्लास को? नहीं यूज करोगे। बात दूसरी चीज क्या है? इनर टेक्स्ट है। मान लो इनर टेक्स्ट भी बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, या पेज में बहुतों का इनर टेक्स्ट क्या है? सेम है, तो इसको भी यूज करोगे? तब अब जब भी किसी एलिमेंट के पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दिखती, तो हम हमेशा हेल्प लेते हैं किसकी? उसके पेरेंट की। उसके किसकी? पेरेंट की। अब देखो, कॉपी करें, कंट्रोल F, डबल स्लैश TD @ क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। अच्छा, 1 of 2 आ गया, देख लो। और स्लैश, वैसे एलिमेंट मेरा कौन सा है? इसके अंदर क्या है? स्पैन है ना। लेकिन क्या आ रहा है? 1 of 4। पहली बात तो ये TD ही अच्छा नहीं। हम जब भी किसी एलिमेंट पे काम करना होता है, उसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम हेल्प किसकी लेते हैं? पेरेंट की। लेकिन अगर पेरेंट की हेल्प लेते हैं, तो उस पेरेंट का खुद यूनिक और स्टेबल होना क्या है? जरूरी है। अगर वो खुद ही यूनिक और स्टेबल नहीं है, तो हमारी हेल्प क्या करेगा? तो फिर हम क्या करेंगे? उस पेरेंट का भी देखेंगे। क्या पेरेंट? जैसे ये है, कौन? TR। इसके पास भी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर क्या करेंगे? इसका पेरेंट देखेंगे, कौन है? T बॉडी। इसके पास भी क्लियर इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिख रही है, तो फिर देखेंगे किसका? टेबल। इसके पास हमें दिख रहा है क्लास है, हमने देखा इसी क्लास क्या है? स्टेबल है, तो हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, डबल स्लैश टेबल @ इक्वल्स टू और सिंगल कोट्स के अंदर उसकी। अच्छा, ये टेबल भी 2 ही है क्या? 2 है क्या? अगर ऐसा है तो फिर क्या करें? ये टेबल भी यूनिक नहीं है, फिर क्या करेंगे हम? और ऊपर जाएंगे। हमें तब तक जाना है ऊपर जब तक हमें एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट न मिल जाए। तो चलो, एक दिख रहा है, ये इसका टैग क्या है? फॉर्म, और नेम क्या है? बेसिक सर्च। फॉर्म नेम ये तो यूनिक है। यस सर। भाई देखो, याद रखना, जिस एलिमेंट पे काम करना है इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो तुम्हें पेरेंट फिर ग्रैंड पेरेंट ऐसे ऊपर जाना है। तब तक ऊपर जाना है जब तक तुम्हें एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट न मिल जाए। वो मिल गया तो अब देखो, बिल्कुल। और कौन सा शॉर्टकट बताएं? कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, ये तो देखना ही पड़ेगा। भाई कैसे तुम पता करोगे कि ये स्टेबल है या यूनिक नहीं है? चेक करके तो पता चलेगा कि ये यूनिक है या नहीं। तो फॉर्म का चाइल्ड कौन है? टेबल। तो चाइल्ड के लिए यूज होता है क्या? स्लैश। तो लिखते हैं क्या? टेबल। टेबल का चाइल्ड कौन है? टी बॉडी। स्लैश टी बॉडी। उसका चाइल्ड कौन है? TR। स्लैश TR। इसका चाइल्ड कौन है? TD। स्लैश TD। अब देखो 1 of 8 आ रहा है। 1 of 8 आ रहा है क्योंकि TR के अंदर कई TD। हाँ ना, जैसे TR के अंदर हम यहाँ क्या ढूंढ रहा है? देखो, इसको पढ़ो। पहले ये ढूंढेगा किसको? फॉर्म, जिसका नेम क्या हो? बेसिक सर्च। जब वो मिलेगा तो उसके अंदर ढूंढेगा किसे? टेबल। कुछ नहीं लिखा है, मतलब पहला टेबल। पहले टेबल के अंदर क्या ढूंढेगा? टी बॉडी। पहले टी बॉडी को, पहले टी बॉडी के अंदर ढूंढेगा क्या? पहले TR को। अब TR के अंदर 8 TD। देखो, दिखेगा। देखो जरा बंद करके दिखाएं। देखो ये देखो, 1 2 3 4 5 है ना कहीं TD। और मेरा एलिमेंट किसके अंदर है? पहले TD के अंदर है। तो हम यहाँ लिख दें TD 1। अब TD के अंदर भी क्या है? स्पैन है।
मेरा स्पैन ये है, पहला है, इसका चाइल्ड है ना, ये चाइल्ड के लिए क्या लिखोगे, स्पैन स्लैश स्पैन और लिख दो क्या, आ गया ना वन आपका। जी ये जो एक्स पाथ मिलाया, देखो ध्यान से, पहले जो एक्स पाथ हम बनाया करते थे, ध्यान से देखो, जो पहले एक्स पाथ बनाते थे हम रिलेटिव, तो उसमें क्या यूज करते थे, वहां सिर्फ हम टैग और एट्रीब्यूट यूज किया करते थे। आज तुम देख रहे हो कि हम टैग और एट्रीब्यूट तो यूज ही कर रहे हैं, साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर भी यूज कर रहे हैं कि नहीं। यस सर। अब एक तरह से हम कहें तो दोनों को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। एक था एब्सोल्यूट जिसमें सिर्फ क्या था, स्ट्रक्चर था। एक था रिलेटिव जिसमें क्या था, सिर्फ क्या था, टैग और एट्रीब्यूट, स्ट्रक्चर नहीं था। अब इसमें क्या है, देख रहे हो ना, दोनों हमने मिला दिया है ना, हमने रिलेटिव का भी यूज किया है और प्लस स्ट्रक्चर भी का भी यूज किया है, ये अपने एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा मान लो ये जो क्लास है, ध्यान से समझना, जिसका स्पैन क्या है, स्पैन है, क्लास क्या है, मॉड्यूल नेम। मान लो ये स्टेबल है, मान लो क्या है, स्टेबल है, लेकिन पूरे पेज में 10 जगह है, पूरे पेज में 10 जगह है। तो इसका अगर ऐसा रिलेटिव एक्स पाथ लिखोगे तो सही रहेगा, डबल स्लैश स्पैन एट द रेट ये लिखोगे एक्स पाथ ना। अब इसके साथ दिक्कत क्या होगी, दिखाओगे तो दिखाएगा अगर सेम, अगर पेज पे 10 स्पैन है जिनकी क्लास मॉड्यूल नेम है, तो क्या दिखाएगा 1 of 10। और उन 10 में हो सकता है मेरा वाला जिस पे हमें काम करना है, जिस स्पैन पे, हो सकता है उसका नंबर क्या आता हो, 5वां हो, 6वां हो, जो भी है, तब तो तुम्हें क्या यूज करनी पड़ेगी, इंडेक्सिंग, है ना। और फिर और भाई इंडेक्सिंग का रिस्क जानते हो कि कल को कुछ भी चेंज हुआ तो काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। एक नया स्पैन जुड़ गया या एक नया स्पैन, एक पुराना स्पैन हट गया, तो एक्स पाथ काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। सर बंद कर देता है या जो पहले बात है उसके, नहीं, बंद करने का मतलब दूसरे पे काम करेगा। तो मतलब हम जिस पे काम करना चाह रहे थे, हम तो कह रहे हैं अगर मान लो हम इस बटन पे क्लिक करना चाहते हैं और अगर वो मेरा एक्स पाथ बंद, मतलब नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन दे दे, तब ये अच्छा है, बजाय कि गलत जगह काम करे। ऐसे तो हमें पता तो चल जाएगा गलती यहाँ हो रही है, हम ठीक तो करेंगे। अब कहीं और क्लिक कर देगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा गलती हो रही है, तब कहीं जाके कहीं और आगे फटेगा, फिर हमको ढूंढ के आना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं अगर कोई एक्स पाथ मेरे सही एलिमेंट को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है तो उसको एरर दे देनी चाहिए, तो कम से कम हमें पता तो चलेगा मेरी गलती कहाँ, हम ठीक तो कर पाएंगे। अगर वो एरर ना दे और कहीं दूसरी जगह क्लिक करके आगे कहीं और आगे बढ़ जाए, तब तो हम और कंफ्यूज हो जाएंगे ना। जी सर, हमें पता ही नहीं चलेगा ना गलती कहाँ हुई, तो हमको वो गलती पता करने में और समय लग जाएगा ना। ठीक है, तो ये जो एक्स पाथ है यही क्या है, रिलेटिव था, लेकिन रिलेटिव में क्या रिस्क बताया हमने, पेज पे 10 है, पेज पे कितने हैं, 10 है, तो भाई 10 मिल रहे थे। लेकिन ये देखो, हो सकता है पूरे पेज पे 10 हो, कितने, पूरे पेज पे 10 हो, लेकिन इस टीडी के अंदर कितने हैं, एक ही है। नहीं, इस टीडी के अंदर कितने हैं, 2। देखो टीडी पे शुरू हुआ, टीडी पे खत्म हुआ, 2 है कि नहीं, यस। लेकिन बताओ इस टीडी के अंदर ऐसा स्पैन जिसकी क्लास मॉड्यूल नेम हो, ऐसे कितने हैं, एक ही है। पूरे पेज में 10 है, लेकिन इस टीडी के अंदर कितने ऐसे स्पैन है जिनकी क्लास मॉड्यूल नेम है, एक ही है ना। तो हम कह रहे हैं यार एक्स पाथ अगर ऐसा दे दो, तब स्पैन 1 के बजाय स्पैन तक दिए हो ना टैग, और यहीं लिख दो @ क्लास इक्वल्स टू मॉड्यूल नेम, तो क्या इसमें भी 1 of 10 आएगा, नहीं, इसमें आएगा 1 of 10 ना, इसमें आएगा क्या 1 of 10, क्योंकि ये पूरे पेज में ढूंढ रहा है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, ये पूरे पेज में इसको नहीं ढूंढ रहा है, पहले पूरे पेज में किसे ढूंढ रहा है, फॉर्म। जब फॉर्म मिल रहा है तो किसे ढूंढ रहा है, टेबल को। टेबल मिल रहा है तो अंदर किसे ढूंढ रहा है, टी बॉडी को। टी बॉडी टी आर टी डी, और पहले टी डी के अंदर कितने स्पैन है इनकी क्लास में बॉडी में, बताओ, एक ही है ना। ये एक्स पाथ लिख दो ऐसा, कभी ये मत सोचना
कि यहाँ बस स्पैन ही लिख सकते हो, स्पैन के आगे इसका एट्रीब्यूट तो लिख सकते हो ही, अगर मन करे तो लिखो, अगर तुम्हारा बिना लिखे काम चल जा रहा है, एक ही है उसके अंदर तो मत लिखो। लेकिन यहाँ कितने स्पैन है उसके अंदर? 2 ना। लेकिन हमें जिस पे काम करना है उसकी क्लास क्या है? मॉड्यूल नेम है, ऐसे लिखो। अब तो इसको 1 of 10 नहीं मिलेगा ना, इसके क्योंकि पूरे पेज पे कितने हैं? 10 हैं, तो यहाँ क्या मिल रहा था? 1 of 10। लेकिन इस केस में क्या मिलेगा? 1 of 1। तो ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल आ सकती है। सही सवाल आप कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए, इतनी बात समझ में आ रही है पहले कि नहीं? ये जो हमने बताया, ऐसे पूरे पेज पे 10 मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे पूरे पेज पे 1 मिल रहा है। ये वाली अप्रोच क्या कर रही है? पूरे पेज पे ढूंढ रहा है किसका टैग स्पैन है, क्लास क्या है, मॉड्यूल नेम है, तो कितने ढूंढने पे मिले? 10। लेकिन ये पूरे पेज पे नहीं ढूंढ रहा है, ये फॉर्म के अंदर जो टेबल है उसके अंदर जो टी बॉडी है, उसके अंदर जो टी आर है, उसके अंदर जो PD1 है, उसके अंदर ढूंढ रहा है। PD1 के अंदर तो कितने हैं? एक ही। अब लेकिन इनका सवाल भी सही है कि सर यहाँ भी तो इतना लंबा सा स्ट्रक्चर यूज कर दिए हैं आप, यहाँ भी इतना लंबा सा स्ट्रक्चर यूज किया है कि नहीं? यस सर। और उनका कहने का मतलब ये है कि मान लो सर कल को क्या हो जाए, इस टी बॉडी के अंदर TR है ना, टी बॉडी के पहले TR में है ना, मान लो कल को डेवलपर टी बॉडी के अंदर एक TR और डाल देता, और मेरा आइटम कहाँ है? दूसरे के अंदर चला गया, क्योंकि उसने पहला डाल दिया फिर दूसरा डाल दिया, और मेरा आइटम कहाँ चला गया है? दूसरे वाले के अंदर। तो ये XPath काम करेगा? नहीं करेगा। तब फिर यही प्रॉब्लम फेस करेंगे जो अनस्टेबिलिटी का इशू है कि मेरा XPath क्या है थोड़ा। यहाँ भी देखो ध्यान से, लेकिन सर हमने बनाया तो है रिलेटिव XPath, लेकिन इसी में थोड़ा सा क्या मिला दिया है? एब्सोल्यूट XPath। हमने रिलेटिव XPath दिया तो है, लेकिन इसी में मिला दिया है क्या? एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट XPath का ये इशू है कि पूरा स्ट्रक्चर लिख दिया। अब अगर मान लो फॉर्म के अंदर डेवलपर एक टेबल और जोड़ देता और इस टेबल के पहले जोड़ देता, तब तो पहला वो हो जाएगा, तब तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। तब तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? टेबल 2। अब देखो ध्यान से, इस XPath को जैसे ये है, ये देखो काम तो कर रहा है आपका, ये लो, ये दिख रहा है सबको नीचे? यस। या यही देखो, स्लैश का मतलब जानते हो ना क्या? यस। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। एक काम करते हैं, देखो ये सारा गायब कर देते हैं। क्या किया हमने? गायब कर दिया। सारा गायब कर दिया, बस इतना लिखा। देखते हैं ये काम करता है या नहीं। 1 मिनट, इसको पहले कॉपी करते हैं। ये वाले XPath की बात कर रहे हैं, ये काम करता है कि नहीं? कर रहा है, एकदम बढ़िया से काम कर रहा है ना? ये वाला यहाँ, लेकिन ध्यान से अंतर देखो, स्लैश नहीं है, रिलेटिव है डबल स्लैश है। ध्यान से देखो, यहाँ स्लैश नहीं है, डबल स्लैश है। अब इसका मतलब समझो, देखो स्लैश का मतलब क्या होता है भाई, जानते हो सब लोग? स्लैश का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, और डबल स्लैश का मतलब होता है रिलेटिव टू रिलेटिव। पेरेंट अब देखो डिसेंडेंट क्या होता है और कैसे ये काम करता है, ये काम कैसे कर रहा है और ये कैसे काम कर रहा है। ये देखो ये कैसे काम करता है, दूसरा वाला जानते हो? ये ऐसे काम करता है कि पूरे पेज में ढूंढता है ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है, फॉर्म है, और नेम क्या है, बेसिक सर्च है, तो उसे मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? मिल गया, वो फॉर्म मिल गया। अब फिर क्या लिखा है? डबल स्लैश स्पैन, और फिर क्या लिखा है? क्लास मॉड्यूल नेम। तो डबल स्लैश का मतलब फिर ये हुआ कि अब ये ढूंढता है कि इस फॉर्म के अंदर ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है, स्पैन है, और क्लास क्या है, मॉड्यूल नेम। अब वो स्पैन इसका चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, कोई भी हो चलेगा। देखो ध्यान से समझो इसको काम कैसे करता है। जैसे अच्छा ये देखो,
एक आध कोई और दिखाते हैं। या कोई और इजी सा छोटा सा और दिखता तो जैसे ये देखो, ये इस स्पैन को और इस टेबल को देखो। एक तो तरीका एक्स पाथ बनाने का है कि इसका पूरा टेबल दे दे। टेबल का एक्स पाथ दे दे, स्लैश क्या लिखे, बॉडी, स्लैश लिखे क्या, टीआर, स्लैश लिखे क्या, टीडी1, और स्लैश लिखे क्या, स्पैन। तब भी यहाँ पहुंच सकता है। लेकिन अगर हम चाहें तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं। देखो इसी का एक्स पाथ बना रहे हैं। डबल स्लैश स्पैन और मान लो @ स्टाइल इक्वल टू और सिंगल कोट्स के अंदर मान लो क्या दे दिया इसका, वैल्यू। अच्छा कोई और भी होगा लग रहा है तो। अच्छा इसका भी कलर क्या है, सेम ही है ना, लेकिन इनर टेक्स्ट यूज कर लो। इनर टेक्स्ट कैसे यूज करते हो भाई, डबल स्लैश सॉरी टेक्स्ट, ये भी काम कर रहा है कि नहीं। ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये भी काम। जब स्लैश यूज करोगे, याद रखना, जब स्लैश यूज करोगे तो पूरे रिलेशन की बात करोगे, क्योंकि स्लैश बात करता है किसकी, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। हमने लास्ट क्लास में बताया था रिलेशन होते हैं, एक होता है पेरेंट चाइल्ड और दूसरा होता है पेरेंट डिसेंडेंट। डिसेंडेंट मतलब वंशज, आपका चाइल्ड भी आपका वंशज है, आपका ग्रैंड चाइल्ड भी आपका वंशज है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड जो भी आपके नीचे है पीढ़ी में वो सब क्या है, आपके वंशज है। और डिसेंडेंट के लिए यूज होता है साइन क्या, डबल स्लैश। पेरेंट चाइल्ड के लिए क्या यूज होता है, स्लैश, और पेरेंट डिसेंडेंट के लिए क्या यूज होता है, डबल स्लैश। जब तुम अच्छा ये देखो, ये काम नहीं कर रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये एक्स पाथ काम कर रहा है, देखो सब लोग। एक मिनट इसको हम ऊपर ही लगा देते हैं। ये देखो जरा, ये एक्स पाथ काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम? क्योंकि ये ढूंढ रहा है टेबल कहाँ है, जिसकी क्लास क्या है, सेटिंग सेलेक्टेड यूआई। यहाँ तक क्या हो रहा है, ये पहुंच जा रहा है, और फिर ढूंढ रहा है उस टेबल का चाइल्ड कौन होना चाहिए, स्पैन। टेबल का चाइल्ड स्पैन नहीं। बताओ तुम ही देखो सामने, ये काम नहीं करेगा। लेकिन ये डबल स्लैश लगा दो तो काम कर रहा है। क्यों कर रहा है ना? यस सर। इसलिए काम कर रहा है ये, क्योंकि अब इसका तरीका ये है कि पहले ढूंढेगा टेबल, टेबल मिल गया, अब ढूंढेगा टेबल के अंदर स्पैन मिलना चाहिए। उसका चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा।
बस इसका क्राइटेरिया इतना है, इसको ये नहीं कह रहा है कि हमें टेबल के अंदर स्पैन चाहिए, ये नहीं कह रहा है कि टेबल का चाइल्ड होना चाहिए स्पैन, ये कह रहा है कि टेबल के अंदर होना चाहिए स्पैन। अगर चाइल्ड है तो भी अच्छा है, ग्रैंड चाइल्ड है तो भी अच्छा है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है तो भी अच्छा है, ये अंदर जाके ढूंढ लेगा ना। एकदम नहीं, उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, स्पैन के अंदर टेबल ढूंढेगा तो ये संभव नहीं है। लेकिन टेबल के अंदर स्पैन, ये देखो यही एक्सपांड हम लोग यूज करते हैं, ये वाला, ये डबल स्लैश वाला। क्योंकि अगर कल को मान लो हम स्लैश वाला यूज करें तो दिक्कत क्या है, डेवलपर भाई अगर हम स्लैश वाला यूज करें तो कैसा हो जाएगा, ऐसा पूरा देंगे। अब डेवलपर एक भी टीआर आगे पीछे कर दिया तो ये काम करना बंद कर देगा। जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो एलिमेंट है वो आएगा कहां, टेबल के अंदर, तो क्यों नहीं डायरेक्टली क्या यूज कर देते हो, डबल स्लैश। अब चाइल्ड है तो भी ढूंढ लेगा, ग्रैंड चाइल्ड है तो भी ढूंढ लेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है तो भी ढूंढ लेगा, क्योंकि इसका क्राइटेरिया होता है कि टेबल के अंदर मिलना चाहिए, बस होना चाहिए। अब जैसे तुमको पिछली बार हमने कुछ एक्सपाथ बनाए थे, जैसे इस पेज पे आओ, यहाँ पे आओ, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का बनाया था ना, जी सर। इंस्पेक्ट करो, हमने ये टीडी का यूज करके बनाया था ना, कि हमने ये माना था मान लो इसका इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसको यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे, टीडी का। इसके पास क्या है, आईडी है, आईडी क्या है, बीआई है, तो क्या लिख दे, कंट्रोल एफ डबल स्लैश टीडी @ आईडी इक्वल्स टू क्या, बीआई और डबल स्लैश बी। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो हाईलाइट कर रहा है ना, कर रहा है ना, सही जगह जी, सही से काम कर रहा है ना। लेकिन इसमें एक छोटा सा रिस्क है, कल को अगर यही डेवलपर टीडी के अंदर एक डिव डाल देता है और डिव के अंदर बी को रख देता है, तब ये काम करेगा नहीं। तब ये काम, देखो ध्यान से, अगर डेवलपर ऐसा कर दे, हम खुद ही एक अभी टेम्पोरली ऐड कर दे रहे हैं, मान लो हम यहाँ क्या हो रहा है इसको, मान लो ये HTML करते हैं हम, देखो क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं क्या, डिव, मान लो डेवलपर कर रहा है ऐसे ही, और डिव पे क्या कर देता है, ऐसा है एक्सपाथ क्या, अरे देखो डिव है, डिव के अंदर बी आ गया, अब ये एक्सपाथ काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा एक्सपाथ करता है टीडी ढूंढो जिसकी आईडी क्या है, बाई हो, बीआई हो, और उसका चाइल्ड कौन हो, बी हो। टीडी का चाइल्ड बी नहीं है, बीच में डेवलपर ने क्या डाल दिया है, डिव डाल दिया, एक्सपाथ काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन अगर तुम स्लैश यूज कर, डबल स्लैश यूज करते, तो अब ये होता टीडी ढूंढता और कहता टीडी के अंदर बी होना चाहिए, उसका चाइल्ड है तो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड है तो भी चलेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है तो भी चलेगा, वो टीडी के अंदर जाके ढूंढेगा कहाँ है बी। जैसे डबल स्लैश, देखो डबल स्लैश लिखते हो ना एक्सपाथ में, डबल स्लैश से शुरू करते हो, क्यों, तभी तो पूरे पेज में ढूंढता है। रिलेटिव एक्सपाथ और इसमें देखो अंतर, जो हमने वो लिखा था एब्सोल्यूट एक्सपाथ, वो डबल स्लैश से शुरू नहीं हुआ था, वो कहाँ से शुरू हुआ था, सिंगल स्लैश से, क्योंकि पूरे पेज को वो मानता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का चाइल्ड है कौन, HTML का चाइल्ड, इसलिए स्लैश स्लैश करके जोड़ता चला गया था। लेकिन जब तुम रिलेटिव एक्सपाथ लिखते हो तो कहाँ से शुरू करते हो, डबल स्लैश से। इसका कहने का मतलब पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ढूंढो कौन है जिसका टैग क्या है, ए है। वैसे ही सिर्फ ये काम करता है, ये देखो ध्यान से, ये काम कर रहा है कि नहीं ये बताओ। और कल को मान लो डेवलपर ये डिव हटा देता है, तब भी काम करेगा।
मान लो हटा दिया, तो हमेशा हमें क्या यूज करना है आज से? डबल स्लैश। स्लैश यूज नहीं करना है, क्योंकि स्लैश यूज कर दोगे तो सिर्फ चाइल्ड की बात करेगा। डबल स्लैश यूज कर दोगे तो चाइल्ड भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड भी चलेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी चलेगा, कोई भी, तो तुमको बहुत लंबा एक्स पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। हम लोग अब यहां देखो क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर और एट्रीब्यूट्स दोनों को मिला के यूज कर रहे हैं, लेकिन स्लैश के साथ नहीं। किसके साथ? डबल स्लैश के साथ। अब मेरा एक्स पाथ बड़ा सही है, ये स्टेबल रहेगा। क्या करें? हाँ, अब डायनेमिक हो गया कि अब अगर वो जस्ट नीचे है तो भी चलेगा, नीचे के नीचे है तो भी चलेगा, नीचे के नीचे डाल देगा डेवलपर तो भी चलेगा, है कि नहीं? यस। यही है तुम्हारा। और ये टेक्निक याद रखो भाई, ये कंसेप्ट याद रखो, बहुत जरूरी कंसेप्ट है ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है ये। इसका यूज करोगे तो तुम किसी का भी एक्स पाथ होगा बना लोगे। अभी तक तुम जो तुम एक्स पाथ जानते थे उससे बस उन्हीं का बना सकते थे जिनके पास एट्रीब्यूट्स हो कायदे के। और आगे जब काम करोगे, जब टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे, तो बहुत से ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिनके पास कायदे का कोई एट्रीब्यूट होगा नहीं। तो हमारे पास ये रास्ता बचेगा कि उसका पेरेंट देखो, ग्रैंड पेरेंट देखो, और ऊपर देखो, जब तक जाओ ऊपर जब तक एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट न मिल जाए। फिर वहां से यहाँ के बीच का रिलेशन अब स्लैश स्लैश करके बनाओगे तो फिर रास्ता लंबा कर दिए, फिर उसमें रिस्क रहेगा, कुछ भी बदला तो काम नहीं करेगा। अब तुमने क्या लिख दिया? डबल स्लैश बी लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है? इसके अंदर बी होना चाहिए। अब वो डिव के अंदर है कि टीडी के अंदर है कि टीआर के अंदर है, ये मैटर नहीं करता। और लेकिन स्लैश स्लैश करके सब लिख देते तब मैटर करता। इसीलिए यही एक्स पाथ हम लोग यूज करते हैं। अब लास्ट क्लास में हम तुम लोगों को ये प्रॉब्लम बता भी रहे थे, यही देखो इसका एग्जाम्पल। अब इसका यूज और जगह करोगे, इसको बहुत जगह ट्राई करो भाई। अब इसको अभी टेस्ट कर देखो, अभी क्या है, वी टाइगर यूज करोगे तो अक्षरों के पास एट्रीब्यूट खुद ही होगा। तो दिया रहे एट्रीब्यूट, इसकी प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि मान के चलो नहीं है, मान के चलो एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब तुम्हें बिना एट्रीब्यूट के सहारे उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। क्लियर है ये? यस सर। तो फिर अपने आप तुमको बनाना पड़ेगा। फिर ऐसे बनाने की, ऐसे इस तरह से बना के ट्राई करो और खूब ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जान लो। हम लोग जैसे हम हैं, लगभग जितने डेली एक्स पाथ लिखते थे सब में बिना डबल स्लैश, बिना बीच में डबल स्लैश लगाए मेरा कोई एक्स पाथ पूरा ही नहीं होता था, क्योंकि मेरे एप्लीकेशन में किसी एलिमेंट के पास कायदे का कोई एट्रीब्यूट था ही नहीं। और जो था भी वो सब सारे एट्रीब्यूट्स क्या थे? अनस्टेबल थे। तो हमें हमारी मजबूरी थी, किसी भी, चाहे कोई भी टेक्स्ट बॉक्स मेरे एप्लीकेशन का उठा के देखो, मेरी मजबूरी थी कि वो काम नहीं करेगा। हमें हर के लिए यही रिलेशन का ही यूज करना पड़ता था। क्लियर है ये बात? यस सर। और एक चीज और भी है, जैसे तुमसे पूछते हैं कई बार इंटरव्यूज में कि तुम क्या चैलेंजेस फेस करते हो डेली बेसिस पे। तो भाई देखो, हर चीज तो सीखते जा रहे हो ना, ड्रॉप डाउन जान गए, एक्शंस जान गए, फलाना जान गए, ढिमाका जान गए। अब क्या है? अब जब जरूरत पड़ेगी फटाफट कोड लिख दोगे, उसमें कोई चैलेंज थोड़ी रह गया तुम्हारे लिए। अब अगर माउस ओवर करना तुम्हारे लिए चैलेंज है? नहीं। लेकिन माउस ओवर जिस पे करना है उसका एक्स पाथ लिखना है ना, वो चैलेंज तुम्हें रोज मिलेगा। जब किसी ऐसे एप्लीकेशन, वो चैलेंज तुम्हें क्या मिलेगा? रोज मिलेगा। भाई एलिमेंट को पहचानना होगा, उसके लिए ऐसा थोड़ी ना कि कल वाला एक्स पाथ आज काम आएगा। आज तो एक बार एक्शन सीख लिए, एक्शन क्लास, जब जिंदगी भर माउस ओवर करना होगा, बस क्या करना है? तुम्हें कोड रिकॉर्ड कराया, न्यू एक्शंस किया, ड्राइवर भेजा, ऑब्जेक्ट बना, डॉट लगाया, मेथड कॉल किया, हो गया। उस काम में तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन एक्स पाथ निकालने में तुम्हें दिमाग रोज लगाना पड़ेगा। भाई जिस एलिमेंट पे काम करोगे उसको पहचानना तो होगा ना। जी सर। तो ये तुम्हारा एक ऐसा चैलेंज है जो डेली बेसिस पे तुम फेस करोगे। क्लियर है ये? यस। अच्छा, अब एक दूसरी बात पे आते हैं इसमें। अच्छा हाँ, अब लास्ट वाली प्रॉब्लम पे अपने आते हैं। इसकी पहले प्रैक्टिस ढंग से सब लोग करना, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपने पुरानी प्रॉब्लम पे आते हैं। हमने लास्ट क्लास में हम इसको आए ही इसलिए
क्योंकि हम निकालना चाहते थे इनका सबका लिस्ट ना, सारे मॉड्यूल का नाम हम एक चाहते थे प्रिंट कराना। या तो तरीका है 8 मॉड्यूल है 8 लाइन लिख दो, हम चाहते नहीं थे ऐसा। हम क्या यूज करना चाहते थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। लेकिन ऐसा एक्सपाथ देना चाहते थे जिसमें कितने आए, 1 ना आए 8 आए, और वही 8 आए जिन पे काम करना है और दूसरे ना आए। तो हमने देखा, अब तो हमने क्या बताया था, देखो इन 8 में क्या कॉमन है, यही ढूंढना था तुम्हें ना कि इन 8 में क्या कॉमन है। अब जरा देखते हैं कुछ है कॉमन, हमने ढूंढा भी था, कुछ कॉमन मिला नहीं था ना। देखो इसका टैग क्या है, ए, href की वैल्यू है, इसमें वर्ड क्या आ रहा है, माई होम पेज, और क्या आ रहा है, इनर टेक्स्ट माई होम पेज, इसका अलग है, और मार्केटिंग का क्या है, अलग है। हमें तो ऐसा एक्सपाथ लिखना है कि जिसमें ये 8 समा जाए। कौन, ये 8 मॉड्यूल के नेम। तो इनके बीच में जब कुछ कॉमन ही नहीं तो हम ऐसा एक्सपाथ लिख ही नहीं सकते। कैसे लिख लोगे बताओ, वही ये लिख पाओगे, जनरली तो नहीं लिख पाओगे ना, क्योंकि इसमें, और इवन हमने कॉपी पेस्ट, देखो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सबका इनर टेक्स्ट भी अलग है और सबके href एट्रीब्यूट की वैल्यू भी अलग है। एक ही चीज इनमें कॉमन है, इनका क्या, टैग। लेकिन अगर इनका टैग यूज कर लोगे तो कितने आ गए, 145 आ गए। तो उसमें 8 तो आए मेरे काम वाले, लेकिन 137 फालतू भी आ गए ना, जबकि हमको एग्जैक्ट वही 8 चाहिए, हमें 145 नहीं चाहिए। अब देखो फिर से देखते हैं इस चीज को, और ये हाईलाइट होना दिख रहा है कि नहीं भाई, पहले ये बताओ, आई होप हाईलाइट हो रहा है ना, कलर में अंतर समझ में आ रहा है सबको कि नहीं। चलो ये दिखाया तो अच्छा, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ए है ना, ए का पेरेंट कौन है, टीडी, ठीक है, टीडी का पेरेंट कौन है, टीआर। लेकिन ये देखो ये टीआर कहां से कहां तक है भाई, हाईलाइटर में दिखा रहा है कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक है कि नहीं। इन 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन एक बात तो कॉमन है ना कि इन 8 का पेरेंट या एंसेस्टर कौन है, ये बात तो इनमें कॉमन है ना। जी सर। तो अभी तक तो तुम ढूंढते थे कि कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, जैसे तुम्हारे चेक बॉक्स वाला केस था, तुमने नेम एट्रीब्यूट का यूज किया था ना, सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी, और सारे चेक बॉक्सेस में वो क्या था, कॉमन था। और यहाँ क्या था, 8 हैं लेकिन 8 में कुछ भी कॉमन नहीं। एक चीज है क्या, इनका टैग, और टैग के सहारे हम कर नहीं सकते। लेकिन अब देखो कॉमन ढूंढना इस हिसाब से, देखो ये नहीं सिर्फ एट्रीब्यूट है, ये बताओ ये सारों जितने टीडी है, ये जितने एक ये लिंक है, ये सब किसके अंदर आ रहा है, टीआर के अंदर। ये बात तो कॉमन है ना। यस सर। एट्रीब्यूट नहीं कॉमन है, लेकिन इनका पेरेंट तो कॉमन है। जी सर। इनका पेरेंट भी मत बोलो, जो ग्रेट, हाँ ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया करो, क्या, एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब क्या होता है, पूर्वज। तो सबका पूर्वज सेम है कि नहीं है, जितने हैं सबका पूर्वज कौन है, टीआर है कि नहीं। तो ये बात कॉमन है कि नहीं। जी। तो अब हमको इसका यूज करना है, अब हमें इस कंसेप्ट का यूज करना है कि अगर 10 एलिमेंट पे काम करना है, 10 की लिस्ट चाहिए और 10 में कुछ कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं। देखो कोई ऐसा पेरेंट है जिसके अंदर 10 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर 10 आ रहे हैं, तो कम से कम ये बात तो कॉमन होगी ना 10 में कि इन सब का एंसेस्टर ये है। तो ऐसे ही इसका इन सब का एंसेस्टर, वैसे देखो जो तुम्हारे सारे लिंक्स हैं वो कहाँ है, टीडी के अंदर है। अच्छा देखो यही है था ना, ये टीडी नहीं है भाई कॉमन, ये टीडी जो है सिर्फ माई होम पेज का पेरेंट है, मार्केटिंग का नहीं है। देखो ध्यान से, हमें चाहिए ये लिंक, ये लिंक किसके अंदर है, टीडी के अंदर ना। इसके इस टीडी के अंदर सिर्फ यही वाला लिंक है, ये वाला नहीं है। हाईलाइट होकर दिख भी तो रहा है देखो, लेकिन ये बात तो कॉमन है। इस टीआर के अंदर तो सारे इसी टीआर के अंदर है ना, टीआर का एरिया पूरा दिखाई दे रहा है ना, इसी के अंदर है आंखों की नहीं। देखो भाई तुम्हारे आंख के सामने है, आंखों किसके अंदर है, टीआर, इसी के अंदर है टीआर।
कि ये चीज इनमें कॉमन है, तो हमें इसका यूज करना है। ऐसे पेरेंट, ऐसे एंसेस्टर का यूज करना है जिसके अंदर ये सभी आते हों, तो ये बात इनमें कॉमन है। लेकिन हमने हमेशा बताया है पेरेंट या एंसेस्टर वही यूज करना है जिसके पास खुद क्लियर और स्टेबल इंफॉर्मेशन हो। तो क्या टीआर के पास है? नहीं है ना। अच्छा ये बताओ, ये टी बॉडी भी सबका एंसेस्टर है कि नहीं? जी सर। ये बात भी कॉमन है कि नहीं है? आखिर टी बॉडी भी पूरा है ना। टी बॉडी देखो कहाँ तक आ रहा है, पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टी बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है कि नहीं भाई? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ऐसा नहीं है कि एक ही कॉमन पेरेंट है। एक कॉमन पेरेंट कौन है? टीआर। टी बॉडी भी क्या है? कॉमन पेरेंट ही है ना, क्योंकि टी बॉडी के अंदर भाई देखो, अब वैसे कह सकते हैं ना कि भाई मेरे दादा हैं कोई, ठीक है, अब वैसे मान लो हम 10 भाई हैं, मेरे कोई दादा है, तो क्या है, ये 10 में ये बात कॉमन है ना, ये मेरे परदादा है या दादा है। लेकिन इन 10 में ये बात भी तो कॉमन है कि ये मेरे परदादा है। भाई परदादा, भाई दादा सेम है सबके, तो परदादा भी तो सबके क्या है? सेम ही है ना, वो अलग अलग थोड़ी नहीं हो सकता है। वैसे ही सेम यहाँ देखो, तुम्हें याद रखो जिस तुमको ढूंढना है कॉमन पेरेंट कौन है, लेकिन ऐसा कॉमन पेरेंट जिसके पास यूनिक और स्टेबल इंफॉर्मेशन हो। और ये किसके पास है? टीआर के पास नहीं। टीडी तो टी बॉडी, भाई टीडी तो है ही नहीं, टीडी तो कॉमन है ही नहीं ना, टीडी तो बस इतना ही हो गया। टीआर के ऊपर ही जाओगे तभी मिलेगा। तो टी बॉडी है, इसके पास है, तो फिर क्या करें? और ऊपर जाओ, टेबल इसके पास है। चेक करो ऐसे देख के, शकल देख के इसका लग रहा है इसके पास नहीं है। बॉर्डर क्या है? 0 है, सेल स्पेसिंग 0 है, सेल पैडिंग क्या है? 0 है। इसके पास नहीं, सच्चाई है, ठीक है। और ये जानते हो ये बॉर्डर 0 क्यों है? 0 का मतलब जानते हो? बॉर्डर जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, जरा हम यहाँ कर दें, दिखाएं इसका फर्क क्या पड़ता है। अब बॉर्डर बन गया कि नहीं? जी सर। ये बॉर्डर बन गया ना। डेवलपर ने बॉर्डर क्या दिया है? 0, इसीलिए बाउंड्री दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो बॉर्डर 0 दे रहा है, इसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है कि ये काम करेगा, ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही ऐसी दिख रही है। बॉर्डर 0, सेल स्पेसिंग 0, सेल पैडिंग 0। वैसे चेक करोगे तो पेज पे कम से कम ऐसे 20 टेबल होंगे जिनका क्या होगा? बॉर्डर 0 होगा, सेल स्पेसिंग 0 होगा, सेल पैडिंग क्या होगा? 0 होगा। तब और ऊपर चलेंगे, ये टीडी देखो, एक कॉमन पेरेंट मिल गया, उसके ऊपर जो जाओगे वो सब भी कॉमन पेरेंट ही होंगे ना। वो तो जो ऊपर होंगे उससे वो क्या होंगे? कॉमन पेरेंट ही होंगे ना। तो यहाँ भी इसके पास है क्लास स्मॉल, इस पर भरोसा नहीं है क्योंकि क्लास स्मॉल किसकी है? बहुतों की है। फिर क्या करें? और ऊपर गए, इसके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर और ऊपर जाओ, इसके पास भी नहीं है। और ऊपर जाओ, यहाँ कुछ उम्मीद दिख रही है कि इसके पास क्या है? क्लास। और जिसका क्या है? क्लास की वैल्यू क्या है? SDR टैग BG है और टैग क्या है? टेबल है। तो कंट्रोल F डबल स्लैश क्या? टेबल @ क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स। लेकिन इतना तो हुआ पूरा ना, देखो ध्यान से कितना हुआ ना, फोन आ रहा है, ये तो टेबल की इंफॉर्मेशन हुई। इसी टेबल के अंदर मेरे ये लिंक है ना सारे, इसी टेबल के अंदर। और लिंक का टैग क्या होता है? ए। यार हम लिख दे सिर्फ डबल स्लैश ए, आ गया कि नहीं 1 of 9? जी सर। जबकि 8 आना चाहिए ना, लेकिन तब भी हम लोग 145 से तो कम से कम कहाँ तक आ गए? 9 तक आ गए। अगर देखो सोचो, अगर हम इतना लिख दे तो डबल स्लैश ए लिखे तो कितना आ रहा है? 145। 145। ये तो काम का नहीं है। लेकिन ये देखो ये क्यों काम कर रहा है, क्यों 9 दिखा रहा है? क्योंकि ये ऐसे काम कर रहा है कि पहले ढूंढ रहा है क्या? टेबल जिसकी क्लास क्या है? SDR टैग BG। तो जो ये पेरेंट हमने चुना ये तो है क्या? यूनिक। चाहो तो चेक करके देख लो, 1 of 1 आ रहा है। हमें टेबल थोड़ी चाहिए, हमें इसी टेबल के अंदर के क्या चाहिए? लिंक चाहिए ना, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है साथ देखो पूरे पेज में 145 लिंक है, लेकिन इस टेबल के अंदर थोड़ी 145 लिंक है।
भाई जब टेबल की इंफॉर्मेशन देके डबल स्लैश ए लिखोगे तो क्या करेगा ये? No. टेबल के अंदर के क्या ढूंढेगा? लिंक ढूंढेगा। और इस टेबल के अंदर कितने लिंक हैं? 9। अरे मैं 8 चाहिए जबकि हमें चाहिए कितने? 8। अब भी एक फालतू आ रहा है। HDR चेक करते हैं चेक कौन है। अब भाई देखो 145 आते तब तो अपने उसमें से 8 ढूंढना तो क्या थी? बेवकूफ़ी थी। यहाँ ढूंढा जा सकता है। देखो कैसे ढूंढ सकते हो? ये जो एरो वाली का बटन है देखो, ये है देखो पहला ना, सही है। ये दूसरा है, सही है। तीसरा है, सही है। चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है, आठवां है। आगे नौवां यहाँ से दिखा रहा है, देखो यहाँ सर्च वाला दिखा रहा है ना। यस सर। एक फालतू ये आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखो क्योंकि जो हम टेबल चुन रहे हैं अब यही टेबल चुने हैं ना। नहीं कहा गया ना भाई। हाँ ए बिल्कुल कहाँ गया मेरा? चलो एक काम यहाँ से, यही है ना मेरा टेबल। देखो ये है, ये है, ये है। लेकिन ध्यान देखो दो, ये टेबल कहाँ से कहाँ तक है? हाईलाइट हो रहा है ना यार, यहाँ से हाईलाइट हो रहा है और ये यहाँ तक है। जबकि में और यहाँ पे फालतू वाला लिंक है। अगर हमें सिर्फ इतना हिस्सा मिल जाए तो इसके अंदर फालतू नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है? देखो ध्यान से, हमने ये टेबल चुनने से मना कर दिया था, लेकिन अगर ये वाला एरिया होता, ये वाला कहाँ से कहाँ तक है? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें ये फालतू हिस्सा नहीं है और इसी के अंदर मेरे आंखों है ना। देखो जरा, अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो 9 आ रहा है ना। 9वां कौन सा है? यहाँ आ रहा है ना। वैसे चेक भी कर सकते हो कि ये 9वां है कि नहीं है। चेक करो, यहाँ मिलेगा लिंक तुमको, है ना। यही 9वां है, यही फालतू मेरे में आ रहा है, जबकि हमें चाहिए कितने? 8। ध्यान से समझो फिर से स्ट्रक्चर। इसको इसमें मेन चीज ये है, इसको करने में आदमी के पास पेशेंस कितने धैर्य के साथ कौन इसको एनालाइज करेगा। जो एनालाइज करेगा वही उसी को सही एक्सपाथ मिलेगा। जल्दबाजी का काम ये है ही नहीं। देखो ध्यान से फिर जरा ध्यान से देखो कहाँ गया। पूरा स्ट्रक्चर फिर से समझने की कोशिश करो। ये लो देखो जी, अरे ये देखो ध्यान से समझो क्या है। ये है टेबल जो है पूरी। ये क्या है? टेबल जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इस टेबल के अंदर क्या है? ई बॉडी के अंदर क्या है? टीआर के अंदर क्या है? टीडी। ये है पहला टीडी। समझ में नहीं आ रहा हो तो कलर एक ही जैसा है दोनों का, यहाँ से यहाँ से। अगर यही कलर लॉगिन किए होते, हम ब्लू स्पाइस कलर चुने होते तब ये हाईलाइट होता तो साफ साफ दिखता। अभी ये भी ब्लू है, वो भी ब्लू कर रहा है, इसलिए तुमको दिख नहीं रहा है। लेकिन पहला टीडी कौन है? ये। अब ऐसे ही आगे बढ़ जाओ। ओ सॉरी, देखो ध्यान से, ये टेबल है पूरा, उसके अंदर ये क्या है? टीआर है। ये पहला टीडी है और ये दूसरा है। ध्यान से देखो कौन सा दूसरा है? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? दूसरा है, जितनी रिक्वायरमेंट। और फिर देखो ये वाला कौन सा है? तीसरा। मेरा एलिमेंट कहाँ है? मेरे लिंक कहाँ है? दूसरे में ना। मेरे कहाँ है? दूसरे में ना। तो हम कह रहे हैं एक्सपाथ ऐसा लिख दो। अब आ गया ना आप? पढ़ो इसको ध्यान से, समझना पड़ेगा इसे। अब देखो सर, इसमें कंटेंट भी यूज कर सकते थे। हाँ कर सकते। ये टैग के साथ क्या करो? ये टैग के साथ कंटेंट्स ए के साथ। हाँ। लेकिन सब में तो कुछ ना कुछ अलग ही है ना यार। कंटेंट्स यूज करोगे तो उनमें कॉमन मैंने href यूज कर ले। हाँ, अगर href में कुछ ऐसा कॉमन मिल जाए जो इनमें हो और उसमें ना हो तो हाँ बिल्कुल। लेकिन ये देखो पहली बात, ये समझ में आया कि नहीं कि हमने क्या बनाया? टेबल के अंदर क्या 3 टीडी थे। मेरा एलिमेंट किसके अंदर है? दूसरे सारे लिंक्स किसके अंदर थे? दूसरे के अंदर। तो हमने जो किया क्या?
td2 और फिर क्या लिख दिया डबल स्लैश ए। अब R2 मिल गए कि नहीं मिल गए? जी सर। अब देखो कहीं लॉगिन का कोड इसमें है? कौन सा एप्लीकेशन है ये? यही है? हाँ, यहाँ अपना ही है ना। अब देखो ये करते ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाई डॉट एक्सपाथ और फिर यही एक्सपाथ भेज देते, अपने आप लिस्ट में 8 लिंक आ जाते। देख रहे हो, इन 8 लिंक में कुछ भी डायरेक्टली कॉमन नहीं था, लेकिन फिर भी एक इनका एंसेस्टर तो कॉमन था जी। उसके सहारे हमने यूज किया। और अब देखो फिर वही, अब तो कंसेप्ट जानते ही हो क्या होता है। लिस्ट वेब एलिमेंट बिल्कुल, मार्केटिंग लिंक हम लिख देते हैं टैब लिंक लिंक्स। टैब लिंक्स का लिस्ट मिल गई कि नहीं मिल गई? जी। लिख देते हैं ऐसे टैब लिंक्स लिस्ट। इंपोर्ट कर लो भाई। अब आगे तो कोड जानते ही हो, जी सर। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक फॉर लूप लगाना है ना। जी सर। इंट i इक्वस टू 0 लिखना है, i इज लेस देन आर इक्वस टू क्या लिखना है टैब लिंक्स लिस्ट डॉट साइज -1 और i प्लस। अब टैब लिंक्स लिस्ट डॉट, पता है ना लिस्ट से निकालने के लिए गेट मेथड, यस सर। और i पास कर दो। जैसे जैसे लूप चलेगा पहले पहला मिलेगा, दूसरा मिलेगा, और ये सब क्या गेट मेथड क्या देगा? वेब एलिमेंट ना। जी सर। WE टैब लिंक, और अब चाहो ये तो या फिर ये लिख दें WE टैब लिंक डॉट गेट टेक्स्ट। एक एक करके सबका क्या आएगा? टेक्स्ट आएगा कि नहीं आएगा? स्ट्रिंग, और लिख देते हैं टैब लिंक टेक्स्ट, और चाहो तो इसे क्या करा लो, प्रिंट करा लो। और अब इसको चाहो तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के चला देते हैं। आ गया ना सब? 8 आ गए कि नहीं आ गए? जी सर। अब काउंट भी, साइज भी निकाल, इनकी क्या आई अब 8 है। देखो बोलो, परफेक्ट है। जी सर। इस तरह से तुम्हें यूज करना है। तो अब याद इस बात को रखना है तुम्हें कि सिर्फ तुम्हें भाई ये सिनेरियो ऐसा होता है जिसमें कई एलिमेंट पे काम करना होता है, तो उनके बीच में कुछ कॉमन ढूंढना पड़ता है, और कई बार उनके बीच में कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो यूज करना किसका? उनके कॉमन पेरेंट का। लेकिन ऐसे पेरेंट का जो क्या हो, यूनिक हो और स्टेबल हो। अच्छा, अभी ये भी कह रहे थे, जो सही कह रहे थे कि सर यहाँ पे जो हमने एक्सपाथ दिया है, क्या दिया है? ध्यान से देखो, ये दिया है ना टेबल, यहाँ TD क्या दिया है? 2, और डबल स्लैश क्या दिया है? A। अब हमें लगता है हम अगर ये लिख दे तो अब कितने आएंगे? 9 आएंगे ना, क्योंकि उस टेबल के अंदर 3 TD थे, 8 दूसरे के अंदर थे, 1 किसके अंदर था? तीसरे के। लेकिन जरा ध्यान से देखो, इनके बीच में वैसे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इनके बीच वैसे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन href एट्रीब्यूट में सब में क्या आता है? इंडेक्स डॉट php। अच्छा, जो 9वां है फालतू वाला, क्या उसके अंदर भी इंडेक्स डॉट php आता है? देखें, इसके href में क्या आता है? जावास्क्रिप्ट आता है ना।
तो वो चीज़ नहीं, तो हम तो कह रहे हैं एक्स पाथ ऐसा भी बन सकता है, इसका देखो बना रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, पहले ये देखो 9 आ रहा है ना, क्योंकि उस टेबल के अंदर कितने लिंक हैं 9। लेकिन अगर हम ये भी जोड़ दें ये, और फिर लिख दें क्या कंटेन्स, और फिर क्या लिख दें टेक्स्ट, नहीं टेक्स्ट नहीं सॉरी, क्या एचरेफ था ना, @href इक्वल टू नहीं कॉमा सिंगल कोट्स में लिख दें क्या index.php। अब 8 आ गया, ये एक्स पाथ भी काम करेगा। देखो वैसे हम जब index.php यूज कर रहे थे पिछली क्लास में तो 145 और 47 बता रहा था ना, क्योंकि बहुतों के अंदर था, लेकिन इस टेबल के अंदर तो 8 ही ऐसे हैं जिनके अंदर href में क्या आ रहा है index.php आ रहा है। अगर वैसे देखो ऐसे कर दे तो 134 आ रहा है ना, 134 के अंदर क्या लिखा हुआ है index.php। 134 के href एट्रीब्यूट में क्या है index.php, बट उस टेबल के अंदर ऐसे कितने लिंक है जिनके अंदर index.php लिखा है 8। ये एक्स पाथ उससे भी कहो तो ज़्यादा अच्छा है, ये जो एक्स पाथ हमने लिखा है इससे भी ज़्यादा बेटर एक्स पाथ कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसमें तो हम TD2 दे रहे थे ना, यहाँ तो क्या लिख रहे थे हम TD2 दे रहे थे ना, लेकिन वहाँ कोई TD2 नहीं देना, भाई TD2 3 देने में झंझट रहती है यार, एक आध जोड़ दिया या एक आध हटा दिया तो नंबर क्या हो जाता है आगे पीछे हो जाता है ना, इसीलिए इंडेक्सिंग यूज करने के लिए तो हम हमेशा क्या करते हैं मना करते हैं, सावधानी। ठीक है, ये वाला ज़्यादा बेहतर, इसको भी चला के देखो सेम काम करे। क्लियर है अब ये? अभी देखो क्लियर नहीं, अब एक काम करो, ये टास्क करो, मार्केटिंग के अंदर जितने ये आ रहे हैं, मार्केटिंग के अंदर जितने क्या आ रहे हैं सब टैब आ रहे हैं, हमें इनका चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं, मार्केटिंग के तरह से अकाउंट्स है ना, कहाँ गया, ये हमें ये अब चाहिए मार्केटिंग के अंदर कितने वो आ रहे हैं लिंक्स आ रहे हैं, इसका अलग होगा भाई, ये देखो अलग। अब ये तो आप लोग अपना दिमाग लगाओ, मार्केटिंग के अंदर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं इनका टेक्स्ट निकालो, ठीक है, और इनमें देखें, इसमें तो है, ये तो मिल जाएंगे आपको इजीली। अच्छा इसका भी निकालने की कोशिश करो, एक तो इसका निकालना है मार्केटिंग के अंदर यहाँ कितने आ रहे हैं, और एक ये निकालना है कि मार्केटिंग पे क्लिक करो तो यहाँ सब टैब खुलती है ना, ये सब ये कितनी आ रही है। हम तो ये कहेंगे ये निकालो कि भाई देखो ये नहीं अभी क्लिक नहीं कर पाओगे, नहीं तुम बस इतना निकालने की कोशिश करो कि मार्केटिंग पे क्लिक करो और फिर इसके अंदर कितने क्या आ रहे हैं सब टैब, हाँ वही आएगा, यहाँ वही आ रहा है और यहाँ भी वही आ रहा है, लेकिन हम वही आएगा कि नहीं इसकी गारंटी थोड़ी ना है। भाई देखो तुम ये सोचोगे कि यार ये टेस्ट हो गया तो ये टेस्ट हो गया ना, भाई डेवलपर ने बनाया है आदमी की सुविधा के लिए कि अगर आदमी यहाँ से करे तो भी जा सके, अगर खुल गया है तो यहाँ से भी जा सके, तो टेस्ट तो दोनों किया जाएगा ना। कभी ये मत सोच, जैसे देखो एक डिलीट बटन यहाँ भी है, एक डिलीट बटन यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये नहीं एक ही टेस्ट करोगे, भाई कस्टमर को दोनों बना के दिया गया है ना उसकी सुविधा के लिए कि ऊपर है तो ऊपर से डिलीट कर ले, नीचे है तो नीचे से, तो तुम्हें दोनों टेस्ट करना होगा ना। तुम ये नहीं कह सकते कि सर वो तो टेस्ट हो गया अब इसकी क्या जरूरत है, अगर जरूरत ही नहीं थी तो डेवलपर ने बनाया क्यों, बनाया ना उसने, ठीक है। तो चलो इसको जरा प्रैक्टिस करो भाई ढंग से, इस एक्स पाथ को बहुत जरूरी है, बस ये जान लेना किसी भी इंटरव्यू में जब एक्स पाथ लिखवाते हैं वो तो ऐसा ही एक्स पाथ लिखवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे एक एक्स पाथ और लिखो, जैसे इस पे तो हो गया ना, अब एक एक्स पाथ ऐसा ट्राई करना फ्लिपकार्ट पे,
कि फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो सब आते हैं ना, हमें सारे प्रोडक्ट का दाम चाहिए। अब एक बार सर्च मारे तो 40 प्रोडक्ट आए ना, अब या तो 40 लाइन लिख लो। हमें ये चाहिए कि जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं उतने हर प्रोडक्ट का क्या चाहिए, दाम चाहिए, क्या उसकी प्राइस है। जैसे 40 प्रोडक्ट आ रहे हैं तो 40 वैल्यूज आएंगी ना, तो वही 40 वैल्यूज प्रिंट कराएं, ये ट्राई करना। तो 3-4 काम दे दिए हमने ना, ठीक। एक तो माउस ओवर वाला, एक तो जो सब टैब आ रही है वो दूसरा, और एक फ्लिपकार्ट पे कि जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, कोई चीज़ सर्च करो, शर्ट सर्च करो, जूता सर्च करो, कुछ भी सर्च करो, जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं हमें हर प्रोडक्ट की क्या प्राइस प्रिंट कराए। वहाँ भी यही कंसेप्ट यूज हो। सर हाँ हाँ इसे फार्मूल से क्लिक कराएं तो स्टाइल एलिमेंट एक्सेप्शन आ जाएगा ना? हाँ आएगा। अभी क्लिक मत कराना, अगली